स्वागत करता हूं मेरे भाई आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज हम आ गए हैं हमारे आरआरबी ग्रुप डी 2026 के इस 28 दिन की सीरीज़ के सेट नंबर 9 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक सेट में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ करते हैं और ये रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए PYQ हैं। और मेरे भाई मैं इसमें सेट के माध्यम से वही क्वेश्चन पिक करता हूँ जो अच्छे क्वेश्चन हैं, वही आपको कराता हूँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आने वाले आगामी परीक्षा रेलवे या SSC कोई भी एग्ज़ाम हो आपको मदद करेंगे। जैसे कि अभी सबसे पहली परीक्षा जो अभी आ रही है वो आरआरबी ग्रुप डी 2026 की, जो कि 3 अगस्त से शुरू होनी है। तो उसी के चलते ये सेट मेरे भाई मैं करा रहा हूँ। जैसा कि आपसे वादा किया है कि 28 दिन में 28 सेट करेंगे और हर एक सेट में 25 क्वेश्चन करेंगे, तो इस हिसाब से 700 क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे भाई, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छे प्रश्न, है ना। तो आपने जिस भाई ने भी अभी तक मेरे पिछले सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देखो, और जिन्होंने देखे हैं वो भाई कमेंट करके बताओ कंटेंट कैसा लग रहा है ना। और जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ मैं कुछ आपको सही दे पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो। और जो भी भाई अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और आप जल्दी से जाके देखें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है मेरे भाई, तो आप उससे पहले पहले सारे सेट देख लें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 9, जिसका पहला प्रश्न है, कहता है कि ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। कहता है कि ₹5000 की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को बैंक ए में 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है और दूसरे भाग को बैंक बी में 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ₹325 है तो बैंक ए में जमा किया गया धन कितना था। तो मेरे भाई इसको हम आप जानते हो उससे कर सकते हैं, जो आपका कुत्ता बिल्ली वाला सवाल होता है ना, हम उससे ऐसे कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखो कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ राशि दी है मैं 5000 और ये राशि 2 भागों में बैंक ए और बैंक बी में जमा की जाती है, यानी बैंक ए ये है और बैंक बी। बैंक ए में ब्याज लगता है 5% का, रेट ऑफ परसेंट 5% है, और बी में लगता है जैसा कि बताया 10% का। तो मैं इसको कह दूं कि 5% तो लगता ही है और प्लस 5% ज़्यादा लगता है। ऐसे हम सवाल को कुत्ता बिल्ली वाला करते हैं ना, ऐसे। तो अब आपको पता है कि 5000 का 5% के हिसाब से ब्याज कितनी बनेगी, आपकी बन जाएगी 250। जब 5000 का 5% कैलकुलेशन करोगे आप तो आपकी ब्याज बनेगी 250। लेकिन मेरे भाई सवाल में दी है कितनी, 325, है ना। तो कितनी ज़्यादा बनी, इसमें से माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 रुपये। यानी मेरे भाई 75 रुपये ब्याज ज़्यादा बन गई। क्यों बन गई? अगर 5% होती रेट दोनों जगह तो हमारी ब्याज 250 बनती, लेकिन 75 बनी ज़्यादा, 325 थी ना टोटल, तो 75 ज़्यादा बनी। क्यों? इस 5% की वजह से, क्योंकि यहाँ 5% ब्याज ज़्यादा थी। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 5% की वैल्यू है 75। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 5 से ही कट जाएगा कितने पे, 15 पे, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक बी में 10% के हिसाब से कितनी राशि जमा की गई थी, 1500। उसने पूछा है कि बैंक ए में बता दो कितनी करी गई थी। तो बैंक ए में अगर 5000 की राशि थी, 1500 यहाँ जमा हुई, तो यहाँ कितनी हुई होगी, 3500। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो मेरे भाई ये सवाल है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो
हमें ये सिंप्लीफाई करना है कि मतलब सिंप्लीफाई करके क्या आएगा आपका आंसर। तो देखो, अगर आपको पता है ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना, और एक्स क्यूब में यही लिख रहा हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ सब प्लस आते हैं, यानी प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये आता है ना। और ये है वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो मेरे भाई ये क्या बनेगा, वाई माइनस जेड, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, वो सॉरी जेड स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही इधर बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। मैंने सारे क्यूब के फॉर्मूले लगा दिए। अब क्यूब के फॉर्मूले लग गए तो देखो नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे है तो ये इससे कट जाएगा, कट गए। अब क्या रह गया आपके, ये जो बाहर बच रहे थे जेड, तो ये रह गया आपका इधर वाले इधर जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, अब प्लस का साइन है, ये रह गया तुम्हारा एक्स वाई माइनस जेड, और ये रह गया आपका वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स। अब आप देखोगे तो देखो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर तो ये आएगा जेड एक्स, है ना, जेड एक्स यहाँ आएगा, और जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स का और जेड का, तो यहाँ से आएगा माइनस का जेड एक्स, तो यानी जेड एक्स और माइनस का जेड एक्स कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब जेड का इसके साथ करूँगा वाई के साथ, तो माइनस का जेड वाई आएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस का जेड वाई आएगा, मैं लिख देता हूँ जेड एक्स आएगा यहाँ से, माइनस जेड वाई आएगा, प्लस एक्स वाई आएगा, माइनस जेड एक्स यहाँ से आएगा, प्लस वाई जेड आएगा, और माइनस का एक्स वाई आएगा, यानी प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, यानी सब टर्म कट गए, तो आंसर क्या आ गया, कट के जीरो। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यह आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया, कहता है 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो मेरे भाई, पहले कहता है कि 3 पुरुष हैं, यानी 3 मैन, ठीक है, कितने दिनों में करते हैं, 6 दिन में। आपने पढ़ा होगा ना M1D1 बराबर M2D2, ये होता है। तो पहले इतने आदमी थे, दिन इतने लग रहे थे, काम बराबर होता है ना यहाँ से। और M2 और D2, तो M यानी महिला कितनी थी, 6 वुमेन थी, और इनको दिन लग रहे थे 5, ठीक है। तो देखो 6 से 6 कट गया। अब M/W का मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, W इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5/3, यानी जो रेशियो आता है ये इफिशियंसी का रेशियो आता है, उनकी कार्य करने की क्षमता का रेशियो आता है। तो यानी एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट के हिसाब से काम करता है, और महिला जो करती है वो 3 यूनिट के हिसाब से काम करती है एक दिन में, ठीक है। तो उसने बोला अब हमने काम बना, ये क्या होता है, काम वर्क ही होता है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से इनकी इफिशियंसी लगा दूंगा। तो देखो मेन की कितनी है, 3 मेन है, 5 के हिसाब से 5 या 15, 15 छक्के 90, यानी टोटल काम होगा हमारा 90 यूनिट। ऐसे भी बना लो, यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ वुमेन की लगेगी, वुमेन की लगाओगे 60, 3 का मल्टीप्लाई करो 6 से 18 आएगा, 18 पंजे 90, है ना। तो वर्क तो वहाँ से दोनों जगह से कहीं से भी कर लो बराबर ही आएगा। अब उसने पूछा है कि 5 महिलाएं 3 पुरुष, 5 महिलाएं लगानी है हमें और 3 पुरुष, तो मेरे भाई 5 महिलाएं लगेंगी, तो महिलाएं कितना काम कर रही हैं एक दिन में, 3, तो 15 काम देंगी 5 दिन में। 5 महिलाएं 3 के हिसाब से 15 यूनिट काम कर देंगी, प्लस 3 पुरुष। अब 3 पुरुष हैं, कितना काम करेंगे, 5 के हिसाब से करेंगे, तो ये कितना काम कर लेंगे, 15 और 15 30 यूनिट काम हो गया इनका मिलके, है ना। एक दिन में कितना काम कर देंगे, 30 यूनिट, और हमें कराना है 90 यूनिट, तो हमारा टोटल वर्क कितना है 90, तो हम 30 से 90 को डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 दिन, ऑप्शन डी। यानी जो 5 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। यह है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, मेरे भाई एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, टीसीएस जो पूछता है ना वही बेस्ड है, अभी फिलहाल के ही सारे क्वेश्चन हैं 2018 से लेके 2025 तक के सारे रेलवे के एग्जाम के। अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट वही क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, ये नहीं कि छोटे मोटे कुछ प्रश्न आपको लेके करा दिया हूँ।
नहीं, सारे सेट आप देख लो जाके, किसी भी सेट में छोटे मोटे क्वेश्चन में, हाँ एक आध कोई इस क्वेश्चन में लगा हो कि ठीक ठाक है, छोटा है लेकिन ठीक ठाक है तो करा दिया होगा, नहीं तो बाकी सारे अच्छे प्रश्न कराए हैं। इसलिए कह रहा हूँ, जा सारी ने भी अभी तक नहीं देखे, जाके जल्दी से देख लो, जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। क्योंकि आपका नज़दीक एग्ज़ाम कौन सा है, आपका ग्रुप डी का है, आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि 3 तारीख से है, 3 अगस्त से। तो ये कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप 10 सेमी, 12 सेमी और 14 सेमी है। तो मेरे भाई एक कोई त्रिभुज है, अब सबकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषमभाव होगा, यानी एक 10 सेंटीमीटर की है, एक 12 की है, एक 14 की है। तो इसमें क्या लगाते हैं हम जब इसके एरिया के लिए, हीरोस फार्मूला। तो हीरोस फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर एस। तो एस निकालेंगे, मतलब इनको सबको अगर मैं 2 से डिवाइड इसको कर दूँ तो कितना आएगा, 5, ये 6 और ये 7, तो 6 5 11 और 7 18, यानी सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। मैंने सबको जोड़ा नहीं है, सबको अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया और ऐड कर लिया। अब सबको जोड़ कर डिवाइड करोगे तब भी 18 ही आएगा। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या होती है, कि त्रिभुज की साइड होती हैं। तो यहाँ में हम लगाएंगे एस क्या है हमारा 18 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, 18 में से हम घटाएंगे 10, कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 18 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 18 में से 14 घटाएंगे आएगा 4। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितने होते हैं 144, यानी 144 का आपका आ जाएगा कितना 12, इसका रूट जो लेना है ये 12 आ जाएगा। ये होता है 6 चौक 24, या फिर आप इसको लिख दो ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 24√√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। देखो ये है आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया। इसके ऐसे द्विघात समीकरण के प्रश्न ज़्यादातर एएलपी टेक्नीशियन वगैरह एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में आता है कभी कभार, लेकिन एएलपी और टेक्नीशियन में बहुत पूछा जाता है द्विघात समीकरण से। तो उसके मूल बता दो, मूल कैसे, वास्तविक हैं या रियल या इमेजिनरी मूल हैं, या रियल हैं अनरियल हैं, है ना। तो इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब काल्पनिक होंगे। तो मेरे भाई जब ये आपका जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है सी। तो यहाँ 4 समीकरण दिए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, वास्तविक मूल नहीं है, नॉट रियल लिखते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये क्या होता है, बी होता है b² माइनस 4ac 0 से, मतलब इसका b² माइनस 4ac 0 से छोटा आना चाहिए। अगर ये छोटा आ गया तो ये रूट्स रियल नहीं होंगे। तो हमें ये देखना है कि किस द्विघात समीकरण के मान जो मतलब वैल्यू जो आएगी b² माइनस 4ac की वो 0 से छोटी आएगी किस समीकरण की, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो चेक करते हैं। हाँ बी क्या है, एक्स का गुणांक, जैसे कि मैंने बताया था कि एक्स का गुणांक बी होता है। तो अब b² लेना है, तो यानी ये कितना है -14, इसका वर्ग करूँगा तो 196 आएगा। ठीक है, माइनस 4ac, अब 4ac 4 तो है ये, ए कितना है 6 और सी कितना है 9, है ना। तो 9 6 54 और 54 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 4 चौके 16, 1 4 21, 216। क्या ये छोटा आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव, यानी ये माइनस का कितना आ रहा है 20, माइनस करोगे तो माइनस का 20 आएगा जो कि 0 से छोटा है। तो मेरा भाई पहले ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो गया, नहीं तो आपको 4 ही चेक करने पड़ते। ठीक है, तो ये होता है रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होते तो होता है b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, ये कंडीशन होती है इसकी। तो ये लगाओगे आप 0 की वैल्यू जिसमें छोटी आ जाएगी, मतलब इस b² माइनस 4ac की जो वैल्यू 0 से जिस समीकरण की छोटी आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू -20 आ गई जो कि 0 से छोटी होती है। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2023 का।
ये हमें दिया है, सिंप्लीफाई हमें करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है ऊपर, तो आप देख सकते हो कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि आप जोड़ो या घटाओ तो प्लस 3 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो देखो क्या होते हैं, 5 और 2 है ना, 5 और 2। अब हमें चाहिए कैसा, 3 प्लस का, तो मेरे भाई ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव 2, तभी तो इसमें से घटाने पे 3 आएगा पॉजिटिव का। तो यहाँ से ये ये बन जाएगा एक एक ब्रैकेट में x+5 और x-5, इसके फैक्टर बन जाएंगे किसके, इस द्विघात समीकरण के, क्योंकि ये आ गए तो एक में x+5 बनेगा, एक में x-2 बनेगा, इसके फैक्टर। नीचे है आपका क्या, x² माइनस ये 25 है, किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी ये है a² माइनस b²। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x माइनस ए माइनस बी कितना 5, वैसे लिख सकता हूँ x+5, a² माइनस b² ये होता है x माइनस ए एक्स प्लस बी, या a माइनस बी या a प्लस बी, यही तो होता है। तो ये मैंने उसका लगा दिया a² माइनस b² का फॉर्मूला, खोल दिया इसको, मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये है x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसके देखो समीकरण देखोगे तो देखो ये है x² प्लस 3x प्लस 2, है ना। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए, तो क्या होता है 2 और 1, अब जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा। तो यहाँ इसके फैक्टर आ जाएंगे x+2 और x+1, इस तरीके से फैक्टर करते हैं। और नीचे है क्या, ये है x² माइनस 4, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ x-2 x+2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई फिर से। अब देखो ऊपर तो है x, क्योंकि ऊपर तो द्विघात समीकरण यहाँ है नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, ये है x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+1। यहाँ से अगर मैं x+1 कॉमन ले लूँ, x+1 कॉमन ले लूँ, तो मेरे अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक x+1 अंदर बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, और यहाँ से ये चला गया कॉमन, तो ये क्या रहेगा +1, भी तो रह जाएगा। और देखो x+1 और +1, तो ये क्या बन जाएगा x+2, तो ये यहाँ से कट जाएगा, x+2 यहाँ से गया, ठीक है, और आपका x+5 यहाँ से गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x-2 यहाँ से गया, x+1 ये गया। अब क्या रह गया, देखो ऊपर सारे दोनों टर्म यहाँ कट गए, दोनों यहाँ कट गए, यहाँ ऊपर रह गया x और नीचे सब कट गए, क्या रह गया x-5। तो हमारा आंसर आ गया x/x-5, किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो हमें द्विघात समीकरण के फैक्टर करना है, फैक्टर करके सारे फैक्टर कटेंगे, जो ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा x-5, ये हमारा आंसर होगा x/x-5। अब देख लो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आने हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कोई अलग नहीं आएंगे कुछ भी, बस उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप एक बार देख के जाओगे, करके जाओगे, तो आप जल्दी से कर पाओगे कि हमने ये प्रश्न पहले कर रखे हैं, जल्दी से उनको टैकल करोगे और आंसर जल्दी से करके आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो क्या करेंगे बच्चे, छोड़ेंगे ऐसे प्रश्नों को, क्या करते हैं स्किप करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होना है, टाइम अगर करने बैठे टाइम लगा तो स्किप कर से आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको। और अभी आप देख रहे हो मेरिट इतनी हाई जाने लग रही है, अगर आप प्रश्न छोड़ते जाओगे लगातार, तो फिर क्या होगा, मेरिट से बाहर होंगे। क्वेश्चन जब ज़्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरिट से बाहर ही होंगे। तो मेरे भाई ग्रुप डी का सबसे बड़ा हथियार है क्या, 25 प्रश्न मैथ के आते हैं, 30 प्रश्न किसके आते हैं, रीजनिंग के, है ना, और 25 ही आपके आते हैं साइंस के। तो कुल मिला के आपका वेटेज बन जाता है 25 मैथ, 25 साइंस, कितना हो गए 50, और 30 रीजनिंग 80, यानी 100 में से 80 प्रश्न आपके इन 3 सब्जेक्ट के बनते हैं। और 3 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है ना, तो मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप कहते हो कि 20 नंबर के लिए जीएस हम पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, पढ़ो, लेकिन मेरे भाई अगर आप सोचो, अगर एक बार उनको नहीं पढ़ोगे, उनको छोड़ाओगे 20% मान लो, एक बार को छोड़ के आ जाओगे, और 80 इधर तुमने पक्के कर दिए, 80 में से अगर आपने 75 या 75 प्लस ले लिए, है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वो इतना तो है नहीं कि आप जीके या जीएस में से 20% में से आप 5 या 6 या 7 नहीं लगा पाओगे, 5-6 तो लगा ही दोगे आराम से। अगर 75 इधर आए और 5-6 इधर लगा दिए, तब भी आपका हो गया।
तो मेरे भाई मैथ पे, रीजनिंग पे और आपके साइंस पे सबसे अच्छा फोकस बनाओ, बढ़िया से पढ़ो। यही आपके 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिला देंगे। जीएस का तो पता पता है भी नहीं, कहाँ पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या आए क्या नहीं आए। और ये हमारे फिक्स हैं तीनों। रीजनिंग में फिक्स है, मैथ्स में फिक्स है ना, मैथ्स फिक्स चैप्टर है, इन्हीं से आना है। आपका रीजनिंग में फिक्स चैप्टर है, गिनती है उनकी 14-15 चैप्टर जो भी हैं। ऐसे ही आपका साइंस, तीनों मिला के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये भी फिक्स रिलेटेड है, फैक्ट है। साइंस में तो फैक्ट ही होते हैं, जो है वो है, उसमें ना चेंज हो रहा ना कुछ, बस पढ़ना है समझना है अच्छे से। तो आपको ये फिक्स तीनों है। फिक्स फिक्स में आप अगर फिक्स करके जाओगे तो आप भी सिलेक्शन में फिक्स हो जाओगे मेरे भाई, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आज का 7, अच्छा प्रश्न है ये भी। अब देखो ये क्या है, कॉट थीटा, ब्रैकेट में है 1/cosec थीटा-1 प्लस 1/cosec थीटा+1, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो देखो मैं करता हूँ। ये तो है मेरा भाई बाहर कॉट थीटा, ठीक है। अब ये है, आप जब इसको करने जाओगे, ये सब करने जाओगे तो नीचे क्या बनेगा, कोसेक थीटा-1 और कोसेक थीटा+1, दोनों ब्रैकेट में यही बनेगा, यानी a-b a+b। तो a-b क्या होता है, a² - b², यानी इसका नीचे हो जाएगा कोसेक² -1 -1 का स्क्वायर, यानी इस 1 का स्क्वायर तो बन ही आएगा, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यानी ये चला जाएगा इधर कोसेक थीटा+1 और ये वाला चला जाएगा इधर कोसेक थीटा-1। तो देखो मेरे भाई, जब आप इसे लिखोगे ना, मैं लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, जब ये कोसेक थीटा+1 यहाँ चला जाएगा और कोसेक थीटा-1 इधर चला जाएगा, जब इसको ऐड करोगे, बीच में ऐड का साइन है, तो -1 और +1 तो कट ही जाएगा। तो क्या बचेगा, एक कोसेक थीटा ये और एक कोसेक थीटा ये, क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा। अब ये सेट करा रहा हूँ इस वजह से, जब मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा ना तो एक एक चीज़ आपको बताते हुए, पहले तो आपको सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के जो कुछ भी बताते हुए, एक एक चीज़ बताते हुए कैसे आया क्या आया, लेकिन अभी मैं शॉर्ट, ये सेट है, सेट इसी तरीके से करे जाते हैं, इसी तरीके से बताए जाते हैं क्या अप्रोच लग सकती है। डिटेल तो हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन करके ये आ गया मेरा कोसेक थीटा, नीचे आ गया कोसेक² -1, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखो ये है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, अगर मैं इसको लिख दूं, ये साइन थीटा है तो इसको लिख दूं मैं कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका, कोसेक थीटा का 1/sin थीटा, है ना। अब इसको मैं लिख दूं कॉस थीटा -1/cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक। अब करना क्या है, देखो ये है कॉट थीटा, ऊपर है 2 कोसेक थीटा, ठीक है, और नीचे बनेगा क्या, मल्टीप्लाई, मैंने लिख दिया ऊपर 2 कोसेक थीटा, और मेरे भाई नीचे बन जाएगा कोसेक² थीटा -1 क्या होता है, cot² थीटा, तो ये बन जाएगा cot² थीटा मल्टीप्लाई। और देखो इधर करोगे तो ये बन जाएगा sin² थीटा -1, और sin² थीटा -1 को मैं अभी लिख दे रहा हूँ, तो नीचे स्पेस कम है इस वजह से। अगर ये बनेगा, देखो यहाँ बना रहा हूँ, ये इसे इधर से ले जाओगे तो बनेगा sin² थीटा -1, ऊपर बनेगा नीचे साइन थीटा, और sin² थीटा -1 क्या होता है, cos² थीटा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ cos² थीटा, ऊपर बन जाएगा और नीचे साइन थीटा, ठीक। ऐसे ही जब इसको करोगे तो ऊपर बनेगा cos² थीटा -1, ये भी बनेगा, तो cos² थीटा -1 क्या होता है, sin² थीटा, और नीचे cos² थीटा। अब देखो जो जो कट रहा है उसे काट लो, देखो ये कॉट, इस कॉट से एक घात कम हो जाएगी, यहाँ से नीचे कॉट थीटा बचेगा, साइन थीटा से ये घात यहाँ से चली जाएगी, यहाँ साइन थीटा बचेगा, कॉस थीटा से एक पावर यहाँ चली जाएगी, यहाँ कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। यानी मेरे जो बचेगा अब बचेगा क्या, 2 कोसेक थीटा मल्टीप्लाई क्या बचा, कॉस थीटा, और ये क्या बचा, साइन थीटा, यही तो बच गया। अब मेरे भाई अगर मैं साइन थीटा को, अभी मैंने पलट के लिखा था, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई में तीनों, हाँ सॉरी यहाँ एक पावर यहाँ भी तो रह गई क्या, कॉट थीटा, तो एक ही तो पावर कटी थी, तो कॉट थीटा नहीं रह, नीचे रह गया।
अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको मैं लिख दूँ साइन थीटा को, क्या यही लिख दे रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, उल्टा ही होता है। तो ये साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होगा नहीं होगा, यानी कोसेक थीटा इसकी जगह लग जाएगा तो ये इससे कट जाएगा एक, कोसेक थीटा खत्म। अब क्या रह गया, ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को अगर मैं पलट के लिख दूँ तो ऊपर क्या है, देखो ऊपर तो है 2, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन, साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, यानी मैं इसको कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखूंगा तो साइन तो ऊपर चला गया पलट के, कॉस नीचे रह गया, मल्टीप्लाई यहाँ कितना क्या है कॉस थीटा, मल्टीप्लाई ये क्या है साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, सॉरी ये साइन थीटा कहाँ है, अब तो इसकी वैल्यू यहाँ लगा दीजिए ना, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी थी वो दोबारा लग गया, है ना। तो ये तो है ही नहीं, कोसेक थीटा से तो कट ही गया था। तो देखो क्या बचा, अब सब कुछ कट गया, रह गया 2 साइन थीटा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा क्या, 2 साइन थीटा, ऑप्शन ए। स्पेस थोड़ा कम था इस वजह से थोड़ा आपको लग रहा होगा, मैंने आपकी स्पेस कम होने की वजह से मैंने ये साइन थीटा की वैल्यू 1 कोसेक थीटा यहीं रख दी थी, है ना, यही तो रख दी थी। इसको इसके बराबर होता है, ये बराबर लगाया था, इसके बराबर ये होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू मैंने 1 कोसेक थीटा यहीं रख दी थी, और कोसेक थीटा से एक कोसेक थीटा ये कट गया था, तो ये तो खत्म ही हो गया, साइन थीटा की जगह तो ये रख दिया था, तो ये तो खत्म ही हो गया, ये आएगा कहाँ से अब। तो बचेगा हमारा क्या 2, अब ऊपर 2 नीचे कॉट थीटा और कॉस थीटा, ये तो बचे। अब मैंने कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख दिया नीचे, तो कॉस साइन चला गया ऊपर, कॉस रहेगा नीचे, यानी ये होगा 2 मल्टीप्लाई साइन अपॉन कॉस, मल्टीप्लाई में ये वाला कॉस, तो कॉस से ये कॉस कट गया, रहेगा 2 साइन थीटा, ऑप्शन हो गया ए। तो देखो मेरे भाई ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया, कहता है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो इन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति कितनी है। तो देखो मेरे सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में, तो चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल घटा के आती है ना। और जब विपरीत डायरेक्शन में एक की डायरेक्शन इधर हो और दूसरे की डायरेक्शन इसके अपोजिट में हो ऐसे, तो सापेक्ष चाल जुड़ के निकलती है। तो मेरे भाई सेम डायरेक्शन में एक बोला है कि एक ही दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन में, तो एक की स्पीड है 40 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड है 36 किलोमीटर, तो क्या होगा माइनस करके आएगी इसकी, 40 में 36 माइनस करूँगा तो क्या आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो मेरे भाई जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो क्या होता है 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चढ़ जाएगा किससे 2 से 5 पे और 2 से 9 पे, तो ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 9 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ जाएगी इसकी सापेक्ष रिलेटिव स्पीड 25/9, ऑप्शन ए। देखो ये द रूट कहता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 5 = 0 आर। तो ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। जैसा मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर जो आरआरबी मतलब एएलपी का जो एग्जाम होता है उसमें आपके द्विघात समीकरण से प्रश्न आते ही आते हैं, और बहुत अधिक पूछता है एएलपी टेक्नीशियन। तो ये भी एएलपी का है, ये द्विघात समीकरण है, और हमें इसके क्या बता रहे हैं, मूल बताने हैं, रूट्स बताने हैं, यानी मूल बताने हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है x² - 6x + 5 = 0। तो कैसे पता करेंगे हम करते हैं इसके इस वाले के गुणनखंड, 5 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए। तो देखो क्या होता है 5 और 1, 5 एकम 5, अब क्या करोगे इनको जोड़ोगे क्या हो जाएगा 6, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो हमें दोनों क्या करने पड़ेंगे माइनस के, यानी -5 और -6, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 5 इस द्विघात समीकरण के, तो एक में बन जाएगा x - 1 बराबर क्या है 0 है 0, यानी एक बार मैं रखूँगा x - 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, एक बार रखूँगा x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो 5 और 1 होंगे, तो 5 और 1 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, मैंने ये पूरा करके बता दिया, लेकिन क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ कि जब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं ना, तो फैक्टर आ गए मेरे 5 और 1,
मैंने देखा कि ये मुझे माइनस के चाहिए, माइनस का 6 चाहिए। तो माइनस का 6 कब आएगा? जब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो आप याद ध्यान रखो कि जब आपके -5 और -1 आ गए ना, तो यहाँ जो साइन आते हैं, यहाँ जो साइन आते हैं, तो जो हमारा आंसर होता है वो साइन पलट के आता है। नहीं, जब -5 आया है तो हमारा आंसर में क्या आएगा? +5। यहाँ माइनस बनाया तो हमारे आंसर में क्या आएगा? +1। यानी हमारे जो आंसर होगा वो इन साइनों को पलट के होगा, मतलब उल्टा होगा। अगर माइनस आया तो प्लस का आंसर होगा, अगर प्लस आया तो माइनस का आंसर होगा। यानी यहाँ दोनों माइनस आए थे, इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा? प्लस वाला। 5 और 1 कौन से होंगे? दोनों प्लस वाले होंगे, जिस वजह से ऑप्शन ए होगा, नहीं ना कि माइनस ये वाला बी वाला। जब भी आंसर हम लगाते हैं तो जो साइन यहाँ आते हैं उसका पलट के लगाते हैं। अगर माइनस आया तो प्लस लगाएंगे, प्लस आया तो माइनस लगाएंगे, यहीं से कर देता। लेकिन मैं ऐसा, क्योंकि ऐसा पलट क्यों जाता है कि जब यहाँ माइनस की वैल्यू है इसके बराबर रखूँगा तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जब प्लस की आएगी तो दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी। इस वजह से ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यहीं से हमने रूट निकाले इसके रूट, और रूट निकाल के देखेंगे माइनस आया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस आया है तो माइनस हो जाएगा। ये है RRB NTPC 2025 में पूछा गया। कहता है दिए गए चित्र में ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। यदि एंगल APQ 100 डिग्री है तो एंगल CDR बताना है। तो देखो ये दो समांतर पैरेलल क्या है? पैरेललोग्राम है। तो मेरे भाई पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, होती क्या। देखो इसमें क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर, आमने सामने की, और समानांतर यानी पैरेलल। ठीक है, तो इसमें दो पैरेललोग्राम बनाए गए हैं, एक APQR बड़ा वाला, और इसी के अंदर एक छोटा वाला ABCD। तो उसने बोला है कि एंगल APQ ये है 100 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जो समानांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होंगी, और इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। यानी अगर एंगल P इसमें 100 है तो एंगल R के P क्या होगा? 100। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये 100 होगा, और एक कंडीशन ये होती है कि आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन इसके जो संगत कोण होते हैं, अगर मैं बड़े वाले पैरेललोग्राम की बात करूं APQR, तो इसमें जो इसके संगत कोण मतलब इस रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाले एंगल, यानी ये वाला एंगल R और एंगल A, इनका सम होता है हमेशा कितना? 180। यानी एंगल R प्लस एंगल A जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। यानी संगत कोणों का योग 180 होता है। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर ये 100 है और इनका योग कितना होता है? 180, तो मेरे भाई ये एंगल कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और ये दोनों कैसे हैं? समांतर भुजाएं, ये भी समांतर चतुर्भुज हैं दोनों, तो ये समांतर भुजा होगी। तो समांतर भुजा के एक तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल, यानी ये 80 है तो ये वाला भी क्या होगा? 80। यही हमसे पूछा है CDR, ये तो पूछा था CDR की वैल्यू, तो CDR क्या होगा? 80 डिग्री होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल एंगल बनाएगी इसके साथ। यहाँ 80 बनेगा तो ये भी 80 बनेगा। अगर ये वाला पूछ लेता CDA ये वाला एंगल पूछता तो ये 100 था, तो फिर ये भी 100 होता। ये है कि RRB ALP 2025 में पूछा गया। कहता है 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाएँ। यानी ये एक योजना चल रही है कि अगर आप 5 खरीदोगे कोई भी आइटम तो 3 आपको फ्री में मिल जाएंगे। कहते हैं ना बाय 5 गेट 3 फ्री, मतलब 5 खरीदने पर 3 फ्री मिलेंगे। तो वो कहता है योजना में छूट प्रतिशत क्या है। तो देखो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो क्या करते हैं कि हमें, अगर हम 5 खरीद रहे हैं तो 5 पैसे कितने के देंगे? हम 5 के पैसे तो 5 के ही देंगे ना हम। वो हमें 3 चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, तो जो फ्री में मिलेंगी वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी तो जो फ्री में मिला वो तो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन ठीक है, और कितनी वस्तु ले आए हम? 5 के पैसे दिए तो 5 तो वो खरीद के ले आए पैसे में, और 3 और ले आए तो कितनी वस्तु ले आए? 8 वस्तु ले आए। तो हमने 3 तो फ्री में हमें मिल गई, 3 फ्री में मिली तो क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। कितनी वस्तुएं लाए? 8 वस्तुएं लाए कुल मिला के। तो हमारे ये तो बताना है। तो मेरे भाई 1/8 क्या होता है? 12.5%, और 3/8 क्या हो जाएगा? 12.5% का 3 गुना कितना? 37.5%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 37.5% का, मतलब छूट प्रतिशत हो जाएगी 37.5। ये कह रहा है 3 किलोग्राम सेब यानी 3 kg एप्पल है।
मैं कह रहा हूँ केजी नहीं लिखता, मैं एप्पल लिख देता हूँ, ठीक है। 3 एप्पल्स प्लस 4 ऑरेंज। ये आते कहता है कि 3 केजी सेब और 4 केजी संतरा 210 रुपये में मिलते हैं, 210 रुपये में आ जाते हैं, ठीक है। और कहता है कि 5 केजी एप्पल, यहाँ 5 केजी एप्पल और प्लस 2 केजी ऑरेंज संतरे, ये आते हैं कितने के, 175 रुपये के। तो देखो अब यहाँ से हमने लिख लिया 5 केजी एप्पल प्लस 2 केजी ऑरेंज 175 में। तो मेरे भाई अगर मैं इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑरेंज सेम बन जाएंगे, सेम बनाने पड़ते हैं ऐसे कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 केजी ऑरेंज, और ये इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 350, है ना, इतना ही हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा 10 एप्पल। अब मैं इस वाले समीकरण से ये वाला पहला वाला घटा दूंगा, देखो ऑरेंज से तो ऑरेंज खत्म हो जाएंगे, है ना। 10 एप्पल में से 3 एप्पल बचेंगे, तो जाएंगे तो घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 7 एप्पल। मैं केजी नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट एप्पल लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे भाई 140। तो हमें उसने पूछा था कि 1 किलो सेब का मूल्य, इसलिए मैंने ऐसा करा, 1 किलो सेब का मूल्य बताना था। तो एप्पल का आ रहा है 7 केजी एप्पल आ रहे हैं 140 के, तो 1 केजी कितने आ जाएंगे, 20 रुपये के। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 20 रुपये के 1 केजी एप्पल आ जाएंगे। देखो ये है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, कहता है कि एक धनराशि को 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि इसे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की ऐसी दर पर निवेश किया गया होता जो कि वास्तविक निवेश की दर से 8% अधिक होती, तो 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 अधिक रुपये प्राप्त होते। निवेश की गई धनराशि क्या है। तो देखो हमारा ये सवाल ये कह रहा है कि अगर हमने 8 वर्षों के लिए कोई धनराशि निवेश की, ठीक है, रेट नहीं पता तो मैं रेट कह दूँ 8% के हिसाब से कर दी हमने, कितने समय के लिए, 8 साल के लिए। तो ऐसा ही हमेशा रेट परसेंट मतलब रेट का टाइम का मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो अगर पहले ऐसा ही मुझे मिलता तो कितना बनता मेरा, ऐसा ही बराबर कितना 8% है ना। लेकिन उसने बोला कि जब अगर ब्याज की दर पर इसे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की ऐसी दर पर निवेश किया जाता कि जो कि अभी जो रेट है उससे 8% अधिक होती, तो अभी कितनी होती, अभी जो रेट 8% है तो 8% ज़्यादा होती, है ना। तो यहाँ भी हमें क्या करेंगे, ये भी 8 साल के लिए कह रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ऐसा यहाँ से आएगी, ये आएगी 8% प्लस 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64%। तो अभी अगर हम 8% अधिक रेट पे, पहले वाली रेट से 8% अधिक रेट पे हम इन्वेस्ट करते तो हमें ब्याज इतना मिल जाता, और पहले वाले पे ब्याज 8% मिल रहा था, 8% तो मेरे भाई कितना ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ से क्या करेंगे डिफरेंस, जब इसमें से आप इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 8% से ही कट जाएगा, कितना आएगा 64%, इतना ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ 8% है, यहाँ भी 8% है, लेकिन प्लस 64%, यानी जो प्लस प्लस में है वही तो अधिक मिल रहा है हमें ब्याज। उसने भी यही बोला है कि अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 अधिक मिलते, अधिक प्राप्त होते। मेरा 64% की वैल्यू हो गई 4,000। तो हमें चाहिए क्या, धनराशि यानी 100% की वैल्यू, ठीक है। तो आप काटोगे तो 8 से ये चला जाएगा 8 पे, ये 500 पे, ठीक, ये 4 से 2 पे, 4 से 25 पे, है ना, और 2 से ये 250 पे। अब क्या है, मल्टीप्लाई तो करना है इधर, तो 25 कितना होता है 625, और एक जीरो, यानी आपकी राशि आ जाती 6,250, जो कि ऑप्शन ये सही है, हमारा आ गया 6,250, जो कि ऑप्शन ए में है। देखो ये है आरआरबी टेक्नीशियन 2025 का आज का क्वेश्चन नंबर 14। एक समान जूतों के 1 दर्जन जोड़ों पर 20% की छूट है जिनका अंकित मूल्य 7,200, यानी एमपी है तुम्हारा 7,200, इस पर छूट प्राप्त होती है कितने की, 20% की। यानी 20% का मतलब क्या होता है, 1/4, सॉरी 1/5, 5 पे 1 की छूट, यानी कितने मिल रही है 4 में। तो हमें इसका छूट के बाद का वो क्या जो हमने खरीदा वो हम क्या निकाल लेंगे, उसका एसपी निकल जाएगा, कितने में मिली हमें चीज़। तो ये 5 से कटेगा कितने पे, 5 एकन 5, 2 बचेंगे, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 1,440 मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 का, तो ये हो जाएगा 0, 4 चौके 16, 5 से 1, 4 चौके 16, 17, चलिए 1 और 5, यानी 5,760 रुपये की वो चीज़ हमें मिली,
कितनी चीज़, 1 दर्जन जोड़े जूते हैं, 1 दर्जन जोड़े यानी 12 जोड़े, 12 जोड़े आते हैं इतने रुपए में, है ना। उसने बोला है कि इतने रुपए में, उसने हमसे पूछा है कि 1440 में कितने जोड़े आएंगे, तो इतने रुपए में कितने आ रहे हैं, 12 जोड़े जूते, तो 1440 में कितने आएंगे। अब हमने अभी ये 5,760 आया था कैसे, 1440 और 4 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इससे ये 4 पे कट जाएगा, है ना, ये इससे 4 पे कट गया। और जब हमें चाहिए कितने जोड़े, तो 4 का कर देंगे इसमें डिवाइड, अब 4 से ये कट जाएगा 3 पे, यानी 3 जोड़े जूते आएंगे कितने में, 1440 रुपये में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जोड़े जूते। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 15। आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार 5 सेंटीमीटर, दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई हमें एरिया दिया है त्रिभुज का, उसका आधार दिया है, ऊंचाई पूछिए, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो 1/2 बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट पूछिए, एरिया दिया है 85, तो हाइट निकाल लेंगे, 5 से चला जाएगा कितने पे 17 पे, 2 चला जाएगा, तो एच बराबर कितना आ गया 34, ऑप्शन बी। ये है आरआरबी एएलपी 2025 में पूछा गया, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एडीई के समरूप है, और त्रिभुज एडीई के समरूप है, समरूप होता है सिमिलर कहते हैं इंग्लिश में, सिमिलर यहाँ लिखा भी है। इन द गिवन फिगर ट्रिंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रिंगल एडीई, इन द एरिया ऑफ द ट्रिंगल एडीई 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द ट्रिंगल एबीसी। मतलब एबीसी का हमें एरिया बताना है और हमें एडीई का एरिया दिया गया है कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये क्या होता है, जब ये समरूप होते हैं ना, सिमिलर होते हैं दो ट्रिंगल, तो क्या होती है इसकी कंडीशन होती है कि सिमिलर ट्रिंगलों का क्षेत्रफल, सिमिलर ट्रिंगलों का यानी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कौन से त्रिभुज हैं, मैं कह दूं एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रिंगल, क्या बोला है उसने एडीई, तो एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ एडीई, यानी अब जब समरूप होते हैं, ठीक है, जब ये समरूप होते हैं तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रिंगल एडीई, यानी इनका अनुपात आता है उनकी भुजा के, संगत भुजा के बरक के बराबर, यानी संगत भुजा कौन सी, अगर मैं एबीसी की बात करूँ तो 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, यानी एबीसी वाले में पूरी जो साइड होगी कितनी होगी 5 यूनिट, ठीक है। और एडीई में ये होगी, यानी इनकी संगत भुजा के बरक के बराबर आता है ये इनका बरक, तो मैं इसका बरक करूँगा तो क्या आएगा 25/9। अब 9 जो यूनिट हमारा आ गया वो किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रिंगल एडीई का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिंगल एडीई का। और ये हमें दिया है कितना 9 यूनिट की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, हमें पूछा है एरिया ऑफ क्या एबीसी, है तो एबीसी क्या है 25, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सिमिलर ट्रिंगल की, समरूप ट्रिंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब जो दो समरूप ट्रिंगल जब होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के बरक के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजा के बरक के बराबर होता है। तो ये हमने लगा दिया, उनका एरिया ऑफ ट्रिंगल का अनुपात उनकी संगत भुजा के बरक के अनुपात के बराबर, ये कर दिया। भुजा थी एबीसी की 5, सॉरी एबीसी वाले बड़ी भुजा थी 5 और छोटी वाली एडी वाली 3, तो इनका स्क्वायर किया 25/9 आ गया। और जो हमें दिया था नीचे वाला एडी का एरिया दिया था, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 हो गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2, हमें चाहिए 25 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि एबीसी का निकालना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन हो गया ए। यह है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, कहता अविनाश की आय उसके पुत्र अरविंद की आय की 5 गुनी है, 4 वर्ष बाद अविनाश की आय अरविंद की आय की 4 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आय का औसत ज्ञात कीजिए। देखो अविनाश है और अरविंद है, तो कहता है कि अविनाश की आय उसके पुत्र अरविंद की आय की 5 गुनी है, यानी 5:1 में इनकी एज है, उम्र का रेशियो है इनका 5:1। 4 वर्ष बाद, अभी प्रेजेंट में है ये, कहता है 4 वर्ष बाद
जो रेशियो इनका हो जाएगा ना वो हो जाएगा अविनाश की आय अरविंद की आय की 4 गुनी हो जाएगी। अविनाश की आय जो हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी किसकी, अरविंद की। तो देखो मेरे भाई हमेशा जब भी बाद की या पहले की बात आती है ना तो ये वाला जो डिफरेंस है वो समान आना चाहिए। अब यहाँ से डिफरेंस देखोगे एक का यहाँ डिफरेंस देखोगे तो 0 आ गया, यहाँ देखोगे तो 1 का आ रहा है, यानी डिफरेंस ये प्रेजेंट से 4 साल बढ़े हैं तो यहाँ भी अरविंद की आयु में भी जो डिफरेंस है वो समान तो आएगा। तो 4 वर्ष तो दोनों के लिए बढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं ऐसे जब अंतर समान ना हो ऐसे तो क्या करते हैं इनका डिफरेंस करो। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 1 का 3, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो इन दोनों में, ठीक है। और यहाँ 5 और 1 था तो इनका डिफरेंस कितना 4, यानी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अब करोगे तो देखो 15 हो गया ये, और ये हो गया 16, यानी 15 से 16 हो गया। 1 का डिफरेंस 3 से 4 हो गया, यानी 1 का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी कितनी, 4 वर्ष। अब डिफरेंस बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो मैं अब रख सकता हूँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष। उसने पूछा है उनकी वर्तमान आय का औसत ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आय इसकी कितनी है 15, इसकी कितनी है 3, है ना, तो 15 3 18, तो हाँ 18 चौके 72, वैसे तो 72 आएगा लेकिन हमें क्या चाहिए औसत। वैसे तो एज का योग आएगा कितना 72, हमें क्या चाहिए एवरेज, एवरेज 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालोगे तो देखो एक यहाँ रखोगे 15 होगा, 15 चौके 60, इसकी ये जाएगी 60, इसकी आएगी 12, 60 और 12 72, तो 72 फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो पर्सन है, तो 36 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये सवाल मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। कहता है मोहन मीना और माधव क्रमशः 3000 2000 और 5000 का निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, तो 5600 के वार्षिक लाभ में ये यहाँ दिए गए नामों के क्रम के अनुसार उनके व्यक्तिगत हिस्से ज्ञात कीजिए। तो अब देखो क्या होता है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट साझेदार हैं मोहन मीना और माधव, ठीक 3 साझेदार हैं। तो जो 3000 और 2000 और 5000 के अनुपात मतलब इन्वेस्ट करते हैं, 3000 करता है मोहन, मीना करती है 2000 और माधव करता है 5000। मेरे भाई यहाँ से रेशियो बना लेते हैं हम हमेशा, यहाँ 0 कट जाएंगे, यानी इन्होंने जो इन्वेस्ट किया इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो आ गया कितना 3 2 5, 3 2 और 5। अब उन्होंने 1 साल की वार्षिक की बात करी है, तो वार्षिक में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 12 का तो 12 अनुपात में तो 12 12 कट ही जाएगा, यानी इनका जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वही इनका क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा इनका लाभ का। इसी में इनको हमेशा ऐसे सवाल में जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमें लाभ प्राप्त होता है, जो भी लाभ होगा उसमें से उसी रेशियो में हमें लाभ मिलेगा। तो हमने इन्वेस्ट किया 3 2 5 में, तो हमें प्रॉफिट भी 3 2 5 में मिलेगा। तो इनका जो प्रॉफिट आया टोटल 5600, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट की वैल्यू है 5600 रुपये, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 0 कट जाएगा 560। अब उसने अलग अलग सबके हिस्से पूछे, तो देखो मेरे भाई जब आप इसका निकालने जाओगे मोहन का तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1500 और 180 1680, यानी पहला हिस्सा आएगा आपका 1680 किसका मोहन का। दूसरा 2 यूनिट की वैल्यू ये करोगे तो 1000 और 120 1120। अब देखो 1680 इसी क्रम में होना चाहिए, उसने बोला है कि नामों के क्रम के अनुसार जो नाम पहले दिए गए मोहन मीना माधव इसी क्रम में देने हैं, तो मोहन का 1680 1680 कितना ऑप्शन है 2, तो ये तो हमारा होगा नहीं, बी ए और सी तो कट गए। अब मीना का आना चाहिए 2 यूनिट था 1120, तो किस में आ रहा है यहाँ 1240 है यहाँ 1120 है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ये भी गया। अब हमें तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा हो गया 1680 1120 2800 का आएगा, करके भी देखोगे तो तब भी वही आएगा। देखो 5 का करोगे इसके बाद 2500 और 300 2800, तो 1680 1120 और 2800 के क्या होंगे हिस्से होंगे, कितने इतने हिस्से में उनका प्रॉफिट उनको मिलेगा। देखो मेरे भाई ये है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कहता है कि के प्लस 1/k के बराबर -2 है, तो हमें बताना है कि के क्यू प्लस 1/k क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो अगर मैं वैल्यू पुटिंग मेथड लगा दूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड, ऐसा क्यों कि देखो जब भी आपका 2 या -2 आए
के प्लस वन अपॉन के बराबर 2 या -2 दे तो हम वैल्यू पुटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं के की वैल्यू -1 ले लूँ तो यहाँ -1 क्या हो जाएगा, -1, और के की वैल्यू यहाँ -1, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं के की वैल्यू -1 यहाँ रखूँगा तो ये क्यूब है, क्यूब विषम घात होने पर माइनस की वैल्यू माइनस में ही आएगी, के वन का क्यू तो बन ही रहेगा, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि विषम घात है। और यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस, तो ये भी क्या आएगा, -2, यानी मेरा आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन बी। ये तो होगा वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर आप वैसे फॉर्मूले से करें तो क्या बनता है, रिलेशन बनता है, अगर के प्लस वन अपॉन के बराबर मैं कह दूं कि हमें दिया है कैपिटल ए, यानी -2 को मैंने ए, अगर इसमें दिया है और पूछा जाए के क्यू प्लस वन अपॉन के क्यू, तो मेरे भाई क्या आता है, ये रिलेशन आता है ए का क्यू, ये प्लस है तो यहाँ -3a, ये आएगा, हमें ये चाहिए, यानी ए की वैल्यू हमें यहाँ दी है -2, -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -8, और ये है ए, माइनस की वैल्यू -2 है, -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, +6, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -2, तब भी हमारा आंसर -2 ही आएगा। वैसे ये रिलेशन बनता है अगर इस तरीके से करा जाए, और वैल्यू पुटिंग मेथड करोगे तो। ये सवाल है मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है, यानी एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसका आधार ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है, अगर ऊंचाई में कह दूं x तो ये x+3 मतलब 3 ज़्यादा, और कहता है कि इसका कर्ण 15 मीटर यानी हाइपोटेन्यूज 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बताना है हमें। तो मेरे भाई क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन इससे ये तो होता है एरिया का फॉर्मूला, इससे एरिया निकल जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें ये साइड पता होनी चाहिए क्या क्या है, देखो बेस और हाइट ही तो लगेगी, ये तो लगेगी नहीं। लेकिन मेरे भाई हम ये समझ सकते हैं कि एक हमारा समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, यानी 3, 4, 5, तो हमेशा ये ट्रिपलेट होता है, और इसका जितना गुना करोगे आप, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, तो मेरे भाई हमारा ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, तो मतलब इसका जितना भी मल्टीपल करेंगे हम तो वो भी हमारा एक क्या हुआ, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो देखो ये 15 है ना, ये 5 है, तो इसका मैं कितना, 15 कब बनेगा, जब मैं इसका 3 टाइम्स कर दूँ, 3 टाइम्स, है ना, तो ये 3 टाइम्स करने पे आया होगा, तो मेरे भाई ये भी जो वैल्यू आएगी ये 3 टाइम्स करने पे आएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 कह दूँ, यहाँ एक्स की वैल्यू मैं कह दूँ कि 3 है, 3, 4, 5 वाले ट्रिपलेट से देखता हूँ तो ये 3 है, तो इसका 3 का क्या करूँगा, 3 गुना करूँगा, 3 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये x 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई फिर ये कितना बनना चाहिए, इसका 3 गुना कितना, 12, है ना, और ये 3 गुना कर दिया तो कितना बन गया, 9 बन गया, यानी ये 9 बन गया, तो ये मुझे 12 बनाना पड़ेगा, और 12 बनाने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 9, 9 3 12 होता है, तो इसका मतलब एक सही मतलब बैठ गया, सही वैल्यू सही मिल गई हमें, यानी एक्स की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तभी ये ट्रिपलेट बनेगा, कौन सा, 9, 12, 15, जो 3, 4, 5 का क्या होता है, 3 गुना, मल्टीपल ऑफ 3, ये तो बन जाएगा। तो हमें मिल गया, अब क्या है, हम इसमें लगाएंगे 1/2, बेस कितना, 12, और हाइट 9, 2 से जाएगा 6 पे, 9 6 54 मीटर, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसलिए ट्रिपलेट से पता लगेगा, क्योंकि 15 किसी और साइड समकोण त्रिभुज में 15 कभी और किसी का आता ही नहीं है ना, ट्रिपलेट 5 होती है, और 5 से मैंने पता कर लिया कि ये 3 गुना है इसका, तो यहाँ जो नंबर आएंगे ना वो इसके 3 गुना, 3 टाइम्स आएंगे, 3 गुना होंगे। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूँगा जो मुझसे ये बन जाए। तो मेरे भाई मैंने देखा कि अगर मैं इसको 12 बनाना चाहूँ, 3 चौक 12 होता है, 12 बनाना चाहूँ तो 9 ले लूँगा, 9 3 12 होता है, तो एक्स की वैल्यू अगर 9 लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये देखूँगा 3 का मल्टीपल 3 से गुना करूँगा तो ये भी 9, तो यानी वैल्यू मुझे सही मिलेगी, यानी एक्स की वैल्यू 9 होगी, तो मैं रखूँगा और मेरा आंसर हो जाएगा। ये है, कहता है इफ़ आई इक्वल टू, मतलब आई बराबर 7/3 जे है और जे बराबर 4/5 के है, तो हमें रेशियो बताना है आई जे के का। तो मेरे भाई ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो जब भी आपको ऐसा मिले ना कि आई बराबर 7/3 जे
यानी जो जे कॉमन जो चीज़ है वो एक बार इधर मल्टीप्लाई में हो, एक बार ऐसा इस तरीके से लिखा हो। तो मेरा जब भी आपको रेशियो बनाना हो ना, तो हमें रेशियो पूछा है आई जे के, तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो या तो ऐसे लिखो, लेकिन लिखो मत, मैं तो कहता हूँ ऐसे ही बन जाएगा। देखो जब भी आप आई का बनाओगे ना, तो आई को कैसे बनाना है, इनके दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लो। कितना होगा, 7 चौके 28, यानी आई आएगा 28। और जे बनाना हो तो देखो जे का क्या कर लो, इसका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, यानी 3 और 4 का क्रॉस करो तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12। और जब के का बनाना हो तो दोनों का क्या कर दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 3 है, 5×3 = 15। ये आपका रेशियो होगा 28, 12, 15, ऑप्शन बी यही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, जब भी इस तरीके से मिले तो जब पहले वाले टर्म का बनाना हो तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो। जब आपके मिडिल वाले का बनाना हो जो कॉमन है, ये यहाँ कॉमन यहाँ भी था यहाँ भी है, तो इनका क्या कर दो, क्रॉस में कर दो, 3 और 4 12, मतलब 3 चौके 12। और जब के का बनाना हो तो दोनों के डिनोमिनेटर का कर दो, यानी इसका 3 और इसका 5, 5×3 = 15, आपका रेशियो बन गया 28, 12, 15। ये आपका आंसर भी होगा। ये है कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कोई फ्रैक्शन है एक्स बाई, मैं कह रहा हूँ x/y, तो इसके फ्रैक्शन अंश में 10% की वृद्धि यानी 110। ठीक है, और हर में 5% की कमी यानी कितनी 95। जब ऐसा कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 4/5। और देखो काटोगे तो 5 से ये जाएगा कितने पे, 19 पे, और 2 से ये जाएगा 2 पे, और ये 55 पे। अब आपको चाहिए x/y, जो फ्रैक्शन मूल भिन्न क्या थी, मूल पूछी है ना, तो x/y जो पहले थी वो क्या है, तो क्या करोगे, 19 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 38, और ये 55 आ जाएगा इधर नीचे, यानी 38/5 थी पहले फ्रैक्शन, तो 38/55, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 38/55। ये है RRB ग्रुप डी 2019 में पूछा गया। कहता है एक आयत की छोटी भुजा उसकी बड़ी भुजा से 10 सेमी कम है, यानी ये कोई एक रेक्टेंगल है इस तरीके का, तो कहता है कि छोटी भुजा उसकी बड़ी भुजा से 10 सेमी कम है, यानी कि अगर ये बड़ी भुजा x है तो ये मेरे भाई x-10 है। फिर कहता है कि इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी इसका क्षेत्रफल एरिया निकालूंगा तो क्या होता है L/B, यानी x और x-10, यही होगा, ये एरिया हो गया। फिर कहता है कि इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 6 गुना के बराबर है, तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2L+B, तो L होगा कितना, x और x 2x-10, लेकिन ये किसके बराबर, इसके 6 गुने के बराबर, तो यानी मल्टीप्लाई 6 करूँगा तभी इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई द्विघात समीकरण बनेगा। देखो x² बनेगा द्विघात समीकरण, तो देखो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण करना आसान, मतलब सॉल्व करना आसान नहीं होता मेरे भाई। तो क्या करो, जल्दी से वैल्यू रख के देख लो। अगर x, क्यों हमें तो लंबाई चाहिए ना इसकी, बड़ी भुजा क्या है, x की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं x की वैल्यू, ये सब सारे ऑप्शन किसके होंगे, उसकी बड़ी भुजा के, तो अगर मैं 35 लूँगा तो मैं 35 रखूँगा यहाँ, 35 - 10 करूँगा तो कितना आएगा 25, यानी 25 और 35 का मल्टीप्लाई करूँगा, उधर रखूँगा तो 35 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 70, 70 में से 10 माइनस करूँगा तो 60, और 60 का मल्टीप्लाई इधर 12 से करूँगा तो 720 आएगा। क्या 720 इधर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 25 यूनिट रेट पे 5 आएगा, तो ऑप्शन ए कट गया, ये नहीं होगा। दूसरा लेंगे, यहाँ 20 रखेंगे 10 आएगा, और यहाँ 20 10 200, यहाँ 200 आएगा इधर, और इधर करूँगा तो 20 दूनी 40, 40 में से 10 माइनस करूँगा 30 आएगा, और 6 दूनी 12, तो 12 36, 360 आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा रखेंगे, एक्स की वैल्यू 30 रखेंगे, 30 - 10 करेंगे 20 आएगा, और 20 और 30 600 आएगा, मतलब 20 30 का मल्टीप्लाई, और यहाँ रखेंगे 30, तो 30 दूनी 60, 60 में से 10 - 50, 50 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। देखो ये बराबर आ गया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। लेकिन ये आप तब कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी वैल्यू रख के आप जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर सको, तब आप कर सकते हो वैल्यू को, नहीं तो आप, वैसे मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ही आपको इसमें जल्दी से अगर आप कर लेते हो तो जल्दी ऑप्शन आपको आंसर तक पहुंचा देंगे, नहीं तो आप द्विघात समीकरण में फंसे गए तो आप सॉल्व करना, फैक्टर करना, निकालना, उसी में फंसे रह जाओगे, है ना। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना जल्दी से आसान नहीं होता, और वैल्यू निकालना वहाँ से, इस वजह से आपको ये जो ऑप्शन आया है ना, बाई ऑप्शन जाओ, वैल्यू रखो, जल्दी से करके आगे बढ़ो।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये है आरआरबी एनटीपीसी 2023 में पूछा गया, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है। यदि उसने छूट ना दी होती तो उससे 12% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो देखो मेरे भाई क्या करना है, उसने 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। तो जब 20 और 15 का आप जिसका सक्सेसिव लगाओगे तो क्या होता है, सक्सेसिव क्या लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी ये है 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बट्टे 100। 20 से 5 पे जाएगा, 5 से 3 पे जाएगा, यानी ये होगा 35 माइनस 3 करोगे यानी 30। एकल डिस्काउंट आ गया तुम्हारा कितना, 32%, यानी 32% का डिस्काउंट देके कितने में बेची हुई, 68 में, है ना। तो इसने बोला कि इतने में बेचा गया, तो यानी ये वैल्यू जो आ गई 571.020, वो किसकी वैल्यू है, 68 की। तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे, एमआरपी पे। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये क्या आएगा, एमआरपी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अगर एमआरपी पे ही बेचना चाहे, मतलब छूट ना दे तो एमआरपी पे बेचना चाह रहा है, तो एमआरपी पे ही बेचना चाहे तो 12% का लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य बता दो, तो मेरे भाई क्रय मूल्य क्या होगा, 100 और 12% का लाभ होगा तो 112। इसे कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे, ये 2 जीरो खत्म। ठीक, अब हमें क्या करना है, 4 से ये कट जाता है 17 पे, 4 से ये कट जाएगा 25 पे। 17 से काटेंगे इसको, 17 तिया 51 होते हैं, 6 बचेंगे, 17 तिया 51, 10 बचेंगे, 17 छिपके 102, यानी 3360 पे ये 17 से भी कट जाएगा एग्जैक्ट। अब ये 336 दिख रहा है आपको, ये इसका 3 गुना है, 3 दूनी 6, 3 ये इससे 30 पे कट जाएगा एग्जैक्ट, सब कुछ कटेगा। यानी मल्टीप्लाई करना है 25 या 75, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 750 रुपये था। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे समझ में, देखो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, या हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए कि 112 में बेचा है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो 100% बट्टे हमें 100 बट्टे 112 लगाएंगे तो हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 750 रुपये। ये आज के सेट का लास्ट प्रश्न है, कुछ 25। कहता है आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, कहता है कि यदि किसी आंकड़े का बहुलक यानी मोड उसके माध्य यानी मीन से 16.2 अधिक है, तो बहुलक माध्य का मतलब बहुलक जो है वो माध्य का यानी मीडियन से कितना अधिक है। वो हमें करना है कि उत्तर ज्ञात करने के लिए अनुभाविक सूत्र का उपयोग करना है। अनुभाविक सूत्र को कहते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है, इसके रिलेशन में क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का यानी मीडियन -2 माध्य यानी मीन। ठीक है, इसको मीन कहते हैं, इसको मीडियन कहते हैं, तो इसको मोड कहते हैं। ये रिलेशन होता है इसका, मोड मीडियन मीन में ये रिलेशन होता है। तो देखो उसने बोला है कि जो बहुलक है ना वो माध्य का यानी मीन का इससे जो बहुलक है वो इससे इतना ज़्यादा है। अगर मैं कह दूं कि माध्य मेरा x है, तो दो तो आगे इसमें है ही है सफिक्स में, ये x है तो ये इससे कितना ज़्यादा होगा, x प्लस 16.2, इतना अधिक है तो मोड हो जाएगा मेरा x प्लस 16.2। ये माइनस है और ये 3 माध्य का है। मैंने इस फॉर्मूले में लगा दी वैल्यू। अब मैं ये क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू माइनस वाली इधर चली जाएगी, ये माइनस की इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की, यानी हो जाएगा 3x प्लस 16.2 बराबर 3 मीडियन यानी माध्य का। अब मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 15, 1 3 चौके 12, 5.6, वो 3 से डिवाइड करूँगा तो मीडियन, यानी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी, x प्लस 5.6। और मोड कितना था हमारा, x प्लस 16.2। तो इसने यही तो पूछा है कि जो मोड है यानी बहुलक जो है वो माध्य का से कितना अधिक है। तो देखो कितना अधिक है, क्या करेंगे डिफरेंस, तो x से x कट जाएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आएगा, अच्छा 4 आएगा, 4 पे जाएगा ना, तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएगा। और यहाँ रहेगा कितना 5, 5 में से 5 जगह तो 0 यानी 10.8। जो मोड होगा वो मीडियन से कितना अधिक होगा, 10.8। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मेरे भाई आज का ये सेट पूरा हुआ, 25 प्रश्न
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराता हूँ मैं, है ना। तो आज का ये प्रश्न पूरा हो गया, हमारा सेट पूरा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी, सेट अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे मेरे भाई, तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने सेट नंबर 10 में अगले